Welcome students, class 12 business studies, financial management. Today's topic is factors affecting capital structure. आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो factors affecting capital structure रहेगा। कौन कौन से फैक्टर्स है कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि जो डेब्ट और इक्विटी का रेशियो बताता है हमारी कंपनी में कितना कैपिटल का फॉर्मेशन है, किस तरीके से हमारी कंपनी ने कैपिटल को क्रिएट करा है, ओनर फंड के द्वारा या बोरोवर फंड के द्वारा, कितना डेब्ट है, कितना इक्विटी है, कितना बाहर का पैसा है, कितना घर का पैसा है। उन सब चीज़ों का यहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो कैपिटल स्ट्रक्चर था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट फैक्टर है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिसीजन में, कैपिटल क्रिएट करने में। फर्स्ट पॉइंट इसमें द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन फेवरेबल होता है, अच्छा डिसीजन रहता है, तो उस केस में होता है कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा बनता है, कंपनी के पास जो मनी क्रिएट करने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंड पॉइंट बता रखा है द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन। जब जब कंपनी के पास एक अच्छी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, क्योंकि कब होगा जब कैश फ्लो अच्छा होगा, जब कंपनी के पास पैसा होगा तो प्रेफरेंस शेयर को होल्डर जो डिविडेंड होता है उनका, और इंटरेस्ट अमाउंट जो लोन पे है जैसे डिबेंचर होल्डर के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग पे इंटरेस्ट अमाउंट है, वो भी कंपनी अच्छी तरीके से पे कर पाएगी। तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए कंपनी के पास, जिससे कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसीजन ले सके और एक तरीके से इंटरेस्ट होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट होल्डर को इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। कई बार कंपनी के पास प्रॉफिट भी होता है लेकिन कैश इनफ्लो नहीं होता पेमेंट के लिए, तो प्रॉफिट सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। जब तक कंपनी के पास प्रॉफिट सफिशिएंट फॉर्म में नहीं होगा, एडिक्वेट फॉर्म में नहीं होगा, तब तक कंपनी कैश इनफ्लो नहीं बना पाएगी, पेमेंट नहीं कर पाएगी। तो प्रॉफिट भी होना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लो पोजीशन भी सही होनी चाहिए कंपनी की, जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर सही बना रहा है। A company employs more of debt security in its capital structure. If company is sure of generating enough cash inflow where there is shortage of cash, it must employ more equity. ये बात बता रखिए कंपनी ज़्यादा पैसा कब लेती है, डेब्ट कब लेती है, जब कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो होता है। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि पे कर पाएंगे, कंपनी अगर पे ही नहीं कर पाएगी, कैश इनफ्लो अच्छा नहीं होगा, तो कंपनी डेब्ट लेने से भी हटेगी। तो इसी केस में अगर देखा जाए तो शॉर्टेज ऑफ कैश में कंपनी इक्विटी की तरफ ध्यान देती है, लोगों से पैसा लेती है शेयर्स इशू करके, सिक्योरिटी इशू करके। तो कंपनी इस चीज़ का भी ध्यान रखती है कंपनी के पास कितना इक्विटी है, कितना इक्विटी और कितना शॉर्टेज है कैश का। जब कैश का शॉर्टेज पड़ेगा तब तक कंपनी इक्विटी से पैसा क्रिएट करेगी। तो कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन बहुत अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। अच्छा कैश फ्लो पोजीशन, अच्छी कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कम कैश फ्लो स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट नंबर ऑफ अर्निंग कितनी है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, कंपनी ने टैक्स दिया, तो उससे पहले कंपनी की कितनी अर्निंग है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला जाता है। ये अर्निंग इसलिए कैलकुलेट की जाती है क्योंकि अगर अर्निंग का पता चल गया तो कंपनी ये पता लगा लेती है कि कितना इंटरेस्ट और टैक्स पे करना है कंपनी को, और टैक्स पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कंपनी इंटरेस्ट को कवर करने का जो रेशियो है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको कैलकुलेट करती है। इट मे बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला EBIT अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करती है। हाइयर द रेशियो लोअर द रिस्क ऑफ ए कंपनी। जितना अच्छा रेशियो होगा कंपनी के पास रिस्क उतनी कम रहेगी। ए फर्म में हैव हाइयर EBIT बट लो कैश बैलेंस। अगर जिस कंपनी का लो कैश बैलेंस होता है और EBIT हाई होता है तो वो रेशियो एडिक्वेट मेजर नहीं कर पाता, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर पाता, अच्छा नहीं बना पाता। इसलिए रेशियो जो है हाइयर के साथ साथ कैश बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए कंपनी के पास, कैश फ्लो पोजीशन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तभी कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएगी। सो EBIT
और इंटरेस्ट का जो रिलेशन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि कितना अर्निंग हुआ, उसके हिसाब से कंपनी अपनी अर्निंग देकर कैपिटल फॉर्मुलेशन करती है, कैपिटल को आगे बढ़ाती है और कैपिटल स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इसमें देखती है कि क्या क्या डेफिशिएंसी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। यानी कि रेशियो क्यों देखा जाता है, ये रेशियो इसलिए कैलकुलेट करा जाता है कंपनी के द्वारा, जिससे ये पता लगा सके कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में जो भी कमी है उसको किस तरीके से सही करा जाए। इट टेक्स केयर ऑफ डेफिशिएंसी, यानी कि कमी जो होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, उनको सुधारने के लिए यहाँ पे किया जाता है। The cash profit generated by operations are compared with the total cash required for the service of the debt and preference share capital। जो भी कमी है उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कैश प्रॉफिट जो जनरेट होता है बिजनेस ऑपरेशन यानी कि बिजनेस एक्टिविटी से, उसको यहाँ पे जो भी कमी आती है डेफिशिएंसी उसको पूरा करने में लगाती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देने में या डेप्ट पे करने में। अच्छा DSCR यानी कि अच्छा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो कमिटमेंट को पूरे करता है कंपनी की, यानी कि कैश कमिटमेंट जो होती है, कैश की रिक्वायरमेंट है जो होती है, जो कमी होती है उसको पूरा करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। मान लो सपोज़ करो कंपनी के पास पेमेंट करने के लिए कैश नहीं है, तो कंपनी पहले पता लगाती है DSCR से कि कितना रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से कंपनी मैनेजमेंट करती है, कैश का इनफ्लो बनाती है और फिर है ना उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे करती है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं DSCR, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। इस फॉर्मूले से कंपनी इसको कैलकुलेट करती है और इसी को हम क्या कहते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ही ये बना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी देखती है ROI कितना मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, क्रूशल फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी को देखती है। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में ROI अच्छा नहीं है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन कंपनी मस्ट प्रेफर डेब्ट। कंपनी का ROI अच्छा रहता है तो कंपनी बाहर से पैसा और लेती है। अगर कंपनी के पास डेब्ट अच्छा नहीं रहता, तो वो ROI अच्छा नहीं रहता, तो लेस देन इंटरेस्ट रेट रहता है, तो कंपनी डेब्ट को अवॉइड करती है। ए फर्म कैन यूज़ मोर डेब्ट टू इंक्रीज इट्स EPS, यूज़ ऑफ हायर डेब्ट इज रिड्यूसिंग EPS। इसी कारण से कंपनी ज़्यादा डेब्ट लेती है, EPS अच्छा होता है, अर्निंग पर शेयर, और हायर डेब्ट में, और अगर हायर डेब्ट होता है तो EPS कम होता है। यानी कि कंपनी के पास अगर पैसा अच्छा होगा तो वो डेब्ट अच्छा क्रिएट करेगी और पैसा पेमेंट भी अच्छा करेगी डेब्ट को, लेकिन अगर EPS अच्छे नहीं होगा तो कर्जा कंपनी के ऊपर डेब्ट का जो होगा वो चढ़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सो ROI एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है, और कंपनी कितना पे कर सकती है उसकी कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है। It is an important determinant of company's ability to use trading और इक्विटी, और एक इम्पॉर्टेंट है कंपनी की ट्रेडिंग और इक्विटी की कैपेसिटी को बताने के लिए। उसके बाद हमारा पॉइंट है फिफ्थ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये भी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि इक्विटी का जो कॉस्ट है, कितना खर्चा आया, खर्चा यानी कि कितना कॉस्ट है जो ओनर फंड को क्रिएट करने में लगता है। खुद का पैसा, लोगों से, पब्लिक से पैसा लेना, शेयर्स इशू करने में, सिक्योरिटी इशू करने के बाद पब्लिक से पैसा लेने में जितना कॉस्ट लगता है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। हायर कॉस्ट रिटर्न को कम करता है, सो इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज EPS। अर्निंग पर शेयर जितना अच्छा होगा उतना कॉस्ट कम रहेगा। As far as debt is increase EPS, then we can calculate in its capital structure। जितना डेप्ट इंक्रीज होता है उसके हिसाब से EPS को देखती है, और EPS के हिसाब से कंपनी पे करती है। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कंपनी पे करती है कि कितना यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर है और उसकी कितनी कॉस्ट निकल रही है। When EPS starts decreasing with inclusion of debt, then we must depend upon equity share capital। जितना EPS कम होगा उतना कंपनी का जो डेप्ट है वो ख़राब होगा और इक्विटी शेयर के ऊपर डिपेंड होगी कंपनी। तो बेसिकली अर्निंग पर शेयर अच्छी होनी चाहिए। अर्निंग पर शेयर अगर अच्छी नहीं है तो कंपनी की कॉस्ट जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है या इक्विटी क्रिएट करने में, वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अर्निंग पर शेयर अच्छा होना चाहिए कंपनी का।
फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि ऐसा कॉस्ट जो शेयर और डिबेंचर्स इशू करने में लगता है, यानी कि जैसे शेयर्स इशू करने के एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, अंडरराइटिंग का फ़ीस अंडर राइटर को देना, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उनका खर्चा इनके शेयर इशू करने और डिबेंचर इशू करने या अदर सिक्योरिटी इशू करने में। क्योंकि कंपनी जब किसी शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करती है तो ये ध्यान रखती है कितना एडवर्टीजमेंट का अदर एक्सपेंसेस है वो कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट है, जो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर को इशू करने में हेल्प करता है। ऐसी कॉस्ट को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। इट इज़ दैट कॉस्ट इन्वॉल्व इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स इशू करने में जो कॉस्ट लगी। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, अंडरराइटिंग फीस एक्सेट्रा। इशू ऑफ शेयर डिबेंचर रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटी, मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। जितना ज़्यादा कंपनी की फॉर्मेलिटी होगी उतना ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा, और जितना ज़्यादा कॉस्ट रहेगा उतना यहाँ पे कंपनी अफेक्ट होगी। ये स्मॉल कंपनी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लार्ज कंपनी को इतना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन लार्ज कंपनी को भी इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी लीगल फॉर्मेलिटी है जब कैपिटल मार्केट में आ रहा है। तो जितना ज़्यादा कॉस्ट अफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, उतना कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होगा जब कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है या फिर अदर सिक्योरिटीज़ इशू करती है। क्योंकि इनको इशू करने में यानी कि कैपिटल क्रिएट करने में कैपिटल मार्केट से कंपनी ये देखती है कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ रही हमारी। अगर कॉस्ट ज़्यादा पड़ी तो उसको मेंटेन करने पे ध्यान देती है। फ्लेक्सिबिलिटी देखती है कंपनी कि कंपनी कहाँ पे सही है, कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। कंपनी की बोरिंग ज़्यादा थोड़ी है, इसलिए कंपनी बोरिंग पावर को भी लेकर ध्यान रखती है और अपने पास एक फंड मेंटेन रखती है, जिससे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में, कंटिंजेंट सर्कमस्टेंसेस में, जो कभी पता नहीं हो भविष्य में, उन चीज़ों की सर्कमस्टेंसेस में उस चीज़ को पे कर सके। तो एक्सेस ऑफ डेप्ट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। ज़्यादा कर्जा कंपनी की कैपेसिटी को कम करता है। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए कंपनी क्या करती है, मस्ट मेंटेन सम बोरिंग पावर को मेंटेन करती है, जिससे अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में आगे बढ़ सके और अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में कंपनी पे कर सके प्रॉपर्ली। तो इस वीडियो में हमने बात करी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।